बंगाल में जो हिंसा पिछले एक हफ्ते से चल रही है उसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह हिंसा एक तथाकथित फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह इस्लाम के पवित्र स्थल का अपमान कर रहा है और मजाक उड़ा रहा है। यह हो सकता है कि वह फेसबुक पोस्ट इस किस्म का काम कर रही हो। यह पता चला कि फेसबुक पोस्ट एक किशोर के अकाउंट से प्रसारित हो रही थी। पुलिस ने उसका पता कर लिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन यह बतलाया गया कि उपद्रवी मुसलमानों की भीड़ ने उस किशोर के घर को आग लगा दी। लेकिन जो बात नेशनल मीडिया ने नहीं बतलाई और आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रतीक कांजीलाल ने लिखी है, वह यह कि उस किशोर को उपद्रवी भीड़ से उसके 2 पड़ोसी मुसलमानों ने ही बचा लिया। वह अब गिरफ्तार है। यह कहा जा रहा है कि उपद्रवी भीड़ यह मांग कर रही थी कि उसे उनके हवाले किया जाए। इस बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर मुसलमानों का यह कहना है, बशीर हाट के मुसलमानों का, कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और इस वजह से वे हिंसा पर उतर आए हैं, तो यह हिंसा जायज़ नहीं होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंसा को इसी आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की जाती है कि वह किसी न किसी आहत भावना की प्रतिक्रिया है। यही तर्क वे लोग ले रहे हैं जो मुसलमानों को घेर कर हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पीट पीट कर मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनको संदेह था कि ये मुसलमान गोमांस ले जा रहे हैं या ये मुसलमान हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, और इसलिए वे उत्तेजित हो गए और उन्होंने हिंसा की। हिंसा किसी भी तरह उचित नहीं है। बशीरहाट और बादुड़िया के जिन मुसलमानों ने यह हिंसा की, उन्हें ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस दौरान हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि हिंसा होने दी गई। ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी ताकतवर मानी जाती हैं, यह भी माना जाता है कि मुसलमानों में उनका खासा प्रभाव है। उनका तर्क यह था कि यदि पुलिस ने सख्ती की होती तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे। यह तर्क वज़नदार नहीं है। अगर एक भीड़ हिंसा कर रही है और कानून तोड़ रही है तो उसे रोका ही जाना चाहिए, और यह ज़बरदस्ती से ही हो सकता है, समझा बुझा कर नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है पुलिस ने समझाने बुझाने का रास्ता लिया होगा। लेकिन अगर भीड़ को हिंसा की इजाज़त दी जाती है और यह हिंसा कुछ घंटों तक, एक दिन तक जारी रहती है, इसका मतलब कि राज्य सरकार उसके आगे लाचार है, और इसका अर्थ यह भी है कि राज्य सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। और ममता बनर्जी के सामने 2 प्रश्न उठते हैं। एक यह कि क्या मुख्यमंत्री के रूप में वे प्रभावशाली हैं, दूसरा यह कि क्या राजनीतिक नेता के रूप में वे प्रभावशाली हैं, क्योंकि मुसलमानों के बीच कहा जाता है कि उनका प्रभाव है। फिर ऐसी क्या बात है कि बशीरहाट की मुस्लिम जनता ने उनकी बात नहीं सुनी? यह भी बहुत चिंता का विषय है कि अक्सर नेता जनता की जो निम्नतम वृत्तियां होती हैं उनको सहलाकर अपना काम निकालना चाहते हैं, न कि उनको ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि उनका ऐसा करना गलत है। और ममता बनर्जी यहाँ असफल सिद्ध हुई हैं और उनको ये स्वीकार करना चाहिए। दूसरी भूमिका बंगाल के राज्यपाल की है। उनके साथ ममता बनर्जी की क्या बातचीत हुई यह तो दोनों ही जानते हैं, लेकिन बंगाल के राज्यपाल ने जो बयान जारी किया वह अभूतपूर्व है और अस्वीकार्य है, जिसमें उन्होंने बंगाल की सरकार को यह कहा कि वह शांति स्थापित करे बिना किसी पूर्वग्रह के, जिसका सीधा अर्थ यह था
कि बंगाल की सरकार दरअसल मुसलमानों के प्रति पक्षपात कर रही है, उनके साथ पक्षपात कर रही है, उनकी तरफ से पक्षपात कर रही है। यह वह आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं, राज्यपाल की तरह नहीं। ममता बनर्जी का यह आरोप तब सिद्ध हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव राहुल सिन्हा ने यह कहा कि राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी मोदी वाहिनी के समर्पित सैनिक हैं। यह भी अभूतपूर्व है कि कोई पार्टी खुद यह कह रही है कि राज्यपाल निष्पक्ष नहीं है, वह दरअसल मोदी वाहिनी का सैनिक है, और इससे ममता बनर्जी का आरोप सिद्ध होता है। और इसलिए केशरीनाथ त्रिपाठी राज्यपाल के रूप में अपनी निष्पक्ष भूमिका को लेकर अब संदेह के दायरे में है। तीसरी बात वहां के दूसरे दलों की है, वामपंथी दल कांग्रेस। यह बतलाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक हैं वे शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वामपंथी दल बयान जारी करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये वे वामपंथी दल हैं जिन्होंने बंगाल पर 37 साल तक शासन किया है और जिनका प्रभाव कहा जाता है कि गांव-गांव में था। फिर ऐसा क्या हुआ कि बशीरहाट, बादोड़िया, 24 परगना के दूसरे इलाकों में वामपंथी दल हस्तक्षेप करने में बिल्कुल ही नाकाम हैं और वे वहाँ शांति और सौहार्द स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बयान जारी कर रहे हैं। इन सारी बातों से यह पता चलता है कि हमारा राजनीतिक वर्ग अक्षम है और जब ज़रूरत पड़ती है हस्तक्षेप की तो वह हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। चौथी बात भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसा लगता है कि यह हिंसा उसके लिए ईश्वर ने ही भेजी थी, उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। वह एक के बाद एक बयान दे रही है जिसमें वह कह रही है कि बशीरहाट में हिंदू असुरक्षित हैं और हिंदुओं पर हमला हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बशीरहाट, बादोड़िया, स्वरूपनगर, इन इलाकों में मुसलमान हिंसा पर उतारू थे, लेकिन वह एक संकीर्णतावादी हिंसा थी। आरंभ में वह सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी, वह हिंदुओं पर नहीं थी। यह देखा गया कि हिंसा के कुछ आगे बढ़ने पर एक व्यक्ति मार डाला गया और वह हिंदू था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अस्पताल में घुसने की ज़बरदस्ती कोशिश की, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि जो आदमी मारा गया है वो उनका वार्ड प्रेसिडेंट है, लेकिन मारे गए व्यक्ति के बेटे ने स्पष्ट किया कि उनके पिता का किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। फिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरी हिंसा से इतनी उत्तेजित और खुश क्यों है? वह केंद्र में शासन करने वाली पार्टी है। आमतौर पर कहीं हिंसा हो तो किसी भी जनतांत्रिक दल का कर्तव्य यह है कि वह उस हिंसा को रोकने की कोशिश करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। उसके प्रदेश अध्यक्ष ने कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो दिखाया जिसकी सत्यता की कोई परीक्षा नहीं की गई है, और उस वीडियो के आधार पर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि बादुड़िया और बशीरहाट में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। यह भी उन्होंने बयान दे दिया कि उनको खबर है कि हिंदू औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, जो कि बिल्कुल ही झूठ निकला और जिस मीडिया ने जिसकी कोई पुष्टि नहीं की है, और इस तरह की कोई भी खबर स्वतंत्र किसी भी स्रोत से नहीं मिली है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी हिंसा से एक रास्ता देख रही है कि वह बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट कर पाएगी। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि पिछले 3 वर्षों में बंगाल में सांप्रदायिक तापमान बहुत बढ़ा है, सांप्रदायिक हिंसा की छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं, और पिछली बार जो रामनवमी मनी, उस रामनवमी में भारतीय जनता पार्टी ने जितना आक्रामक तरीके से पूरे बंगाल में जुलूस निकाले और आक्रामक नारे लगाए गए, उनसे यह बहुत स्पष्ट है कि बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर वह विभाजित कर देना चाहती है। और बशीरहाट की यह हिंसा या 24 परगना की यह हिंसा उसके लिए एक वरदान के रूप में सामने आई है। यह बात मुसलमानों के सामने भी स्पष्ट होनी चाहिए कि अभी के भारतीय परिप्रेक्ष्य में
भारतीय जनता पार्टी हिंसा के इन दृश्यों का इस्तेमाल पूरे भारत में करने वाली है, यह दिखलाने के लिए कि मुसलमान स्वभाव से आक्रामक होते हैं और जहां वे बहुसंख्या में होते हैं उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। वह वीडियोस का कैसे इस्तेमाल करेगी इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि बंगाल में जो भी इस्लामी संगठन हैं और बाहर जो भी इस्लामी संगठन हैं वे फ़ौरन इस पर अपने वक्तव्य देते और वे वहाँ हस्तक्षेप करते और किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन और हिंसा को रोकते। यह नहीं कहा जा रहा है कि फेसबुक पोस्ट से अगर कोई आहत हुआ है तो वह अपनी भावना व्यक्त ना करे, लेकिन भावना व्यक्त करने के तरीके होते हैं। मसलन आप एक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसकी इजाज़त आपको कतई नहीं है कि आप स्वयं जिसे अपराधी मानते हैं उसे दंड देने पर उतर आए और वह भी पूरी की पूरी भीड़ करने लगे। इसका अर्थ है इसका संचालन कहीं से हो रहा था। वह कौन सी जगह थी जहां से इस हिंसा का संचालन हो रहा था, इसका पता करने की ज़रूरत है। दूसरे के यह फेसबुक पोस्ट क्या उस किशोर ने ही बनाई, यह भी स्पष्ट नहीं है। फेसबुक एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी चीज़ को उठा सकती है और प्रसारित कर सकती है। यह बात हर किसी के सामने स्पष्ट रहनी चाहिए और इसलिए पहली प्रतिक्रिया को काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज सुबह तक की खबर यह है कि हिंसा रुकी है और अभी अपेक्षाकृत शांति है, लेकिन तनाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता जारी है। आज की खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल यूनिट ने इस घटना के इर्द गिर्द कई कार्यक्रमों का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। स्पष्ट है कि ये सारे कार्यक्रम शांति स्थापित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हिंसा को दूसरे रूप में बढ़ाने के लिए है। ये बंगाल की जनता के लिए एक परीक्षा है, तृणमूल कांग्रेस के लिए और उसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक परीक्षा है। वो पहली बार परीक्षा में असफल हुई हैं। उनको स्वयं बादोड़िया और बशीरहाट में जाकर बैठना चाहिए था, वह ऐसा नहीं कर पाई हैं। अब भी उनके पास मौका है कि वे एक सख्त संदेश दे सकें मुख्यमंत्री के रूप में कि हिंसा को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरे राजनीतिक वर्ग में भी और समाज में भी एक दूसरे प्रकार की सहिष्णुता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। वह यह कि अगर कोई एक फेसबुक पोस्ट आता है तो आवश्यक नहीं है कि आप उस पर हिंसक तरीके से प्रतिक्रिया करें ही। उस फेसबुक पोस्ट का दूसरे ढंग से लिखकर जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सहिष्णुता की यह संस्कृति नहीं है और कम से कम किसी दल ने और किसी भी समुदाय ने यह संस्कृति दिखाई नहीं है। इसलिए यह अपेक्षा मुसलमानों से नहीं की जा सकती है कि वे इस फेसबुक पोस्ट को नज़रअंदाज कर दें। नहीं भी की जाए और उदारता की यह संस्कृति नहीं भी हो, फिर भी इस बात को दोहराने की ज़रूरत है कि बंगाल इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। पिछले 3 साल की घटनाओं को उसे ध्यान में रखना चाहिए और अगर सबने सावधानी नहीं बरती तो बंगाल एक ऐसी आग में फंस जाएगा जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल होगा। हम सबको इस वक्त इस शांति की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी।